Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 1st Constitution, how and why. Today's our topic is sources of Indian Constitution. तो इसके अंदर हमें ये बताना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके बारे में आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग जिस एनसीईआरटी की बुक में 10 चैप्टर दिए गए हैं उसमें चैप्टर 1 नंबर 1, 9 एंड 10 इन 3 चैप्टर को मर्ज कर दिया गया। अब ये एक ही चैप्टर है, तो हो सकता है किसी की बुक में ये सोर्सेज जो हो 9 चैप्टर में दिए गए हो और जो अमेंडमेंट वगैरह के बारे में है वो 10 चैप्टर में दिए हुए। ये सभी हम चैप्टर नंबर 1 में करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ये क्या है, काफ़ी लास्ट ईयर से ही क्या है, इनको मर्ज कर दिया गया है चैप्टर 1 के अंदर। तो चैप्टर 1 है, जो 9 है और जो 10 है। अगर आपकी बुक में 10 दे रखी, अगर आपकी बुक में एनसीईआरटी में 9 चैप्टर आए हुए हैं तो चैप्टर 1 एंड 9, तो ये क्या है, मर्ज है। तो आपका सोर्सेज का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कोई भी वर्ड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली वो क्या होगा, ओरिजिनल होगा, यानी कि मौलिक होगा। मौलिक यानी ओरिजिनल वो होता है जो कंप्लीटली उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसका एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि कोई अपवाद नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जब बनाया गया था तो दूसरे कंट्रीज़ का क्या है, इफेक्ट पड़ा था। हर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पड़ता है, किसी दूसरे कंट्री की डॉक्यूमेंट्री का पड़ता है, वहाँ के ट्रेडिशंस का पड़ता है, तो ये सारे इफेक्ट पड़ते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी क्या है, जो अदर्स कंट्री है उनका काफ़ी अच्छा खासा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो जो सोर्सेज होते हैं उनको मैंने क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वैसे आपके मेन जो सिलेबस में है जो दूसरे अदर जो कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा है वही है, लेकिन इनको समझाने के लिए सोर्सेज का बताना ज़रूरी है कि सोर्सेज कैसे हैं। वैसे सोर्सेज अलग से नहीं पूछे जाते कभी भी, ये एनसीईआरटी की बुक में हो सकता है मे भी दिए भी ना गए हों। तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेमिनल एंड डेवलपिंग। यानी सेमिनल वो जो जन्मजात, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे सोर्सेज जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उसी टाइम थे, यानी उनको सोर्स के रूप में लिया गया वो। और डेवलपिंग सोर्सेज वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया, जैसे कि अमेंडमेंट है जिसको हम चैप्टर नंबर 9 और 10 में करेंगे, वो वाले डेवलपिंग सोर्सेज कहलाते हैं। तो सेमिनल सोर्सेज है जैसे कि ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1948। आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि 1948 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया और वो क्या है, पेश किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जिसके ऊपर क्या है 2473 के आसपास के अमेंडमेंट भी किए गए थे, इतने सारे। तो ये ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन था, जो डिबेट्स वगैरह हुई थी वो सारा का सारा इसके सोर्स के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट्स, तो अनेक कमेटियां बनाई गई थी, जैसे कि मिनोरिटीज़ के लिए थी, कोई सीनियोरिटी के लिए थी, एसटी के लिए थी, बैकवर्ड क्लासेज के लिए थी, इसके अलावा अदर्स ड्राफ्टिंग कमेटी थी। इस तरह की जितनी भी कमेटियाँ थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी थी। उन रिपोर्ट्स भी वह क्या है, सोर्सेज का काम करती है। जो उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है 1935 में एक इंडियन गवर्नमेंट एक्ट लेकर के आई थी, जिसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ भी चुके हो। इस एक्ट की काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स हैं वो क्या हैं, हमारे किससे मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं। कहा जाता है कि 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है उसके में भी 90 से 100 तक आर्टिकल क्या एज इट इज़ हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन से भी मिलते हैं। तो इसलिए इसका काफ़ी गहरा इफेक्ट पड़ा, ये भी सोर्सेज के रूप में क्या करता है, काम करता है। अगर हम बात करें जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब हमारे 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। अगर अब की बात करें तो ये शेड्यूल्स 12 हो चुकी हैं और जो आर्टिकल है वैसे तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग 395 है, लेकिन पार्ट बना दिए गए हैं, जैसे कि पार्ट ए बी सी डी इस तरह से बढ़ा दिया गया है। तो ये अगर हम अलग अलग काउंटिंग करें तो 450 के आसपास इस तरह के आर्टिकल हमारे हो चुके हैं। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी है, रिपोर्ट्स है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, ये हमारे क्या सोर्सेज के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा 1928 में नेहरू ने क्या थी, एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी इन बातों के ऊपर काम करेगी। यानी उन्होंने काफ़ी सारी बातें उस रिपोर्ट्स में दी थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी सौंपी गई थी। तो ये रिपोर्ट भी हमारे लिए क्या है, सोर्सेज का काम करती है। इसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताया गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी तो 13 दिसंबर 1946 को क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था। उसके अंदर ये बताया गया था कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनाया जाएगा, यानी उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स होंगे नहीं होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगी नहीं होंगी, स्टेट को पावर दी जाएगी नहीं दी जाएगी, यानी ये सारी बातें उसमें रखी गई थी। तो ये क्या है,
ये भी एक सोर्सेज का काम करता है। नेक्स्ट है डिबेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको बताया कि काफ़ी सारी डिबेट्स हुई, 166 के आसपास क्या हुई थी, मीटिंग्स हुई थी। तो इन मीटिंग्स के अंदर जो डिबेट्स हुई थी वो डिबेट भी क्या निकल करके आती है एक सोर्स के रूप में। क्यों? क्योंकि उन डिबेट से अनेक तरह की, अब देखिए 300 के आसपास मेंबर थे, आपस में डिबेट करेंगे तो एक उसकी मेरिट्स बताएगा, एक डिमेरिट्स भी बताएगा, तो जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो डिबेट्स के द्वारा वो भी एक सोर्सेज के रूप में काम करेगा। ये सारे के सारे सेमिनल सोर्सेज हैं, जन्मजात जो उस टाइम थे। इफेक्ट ऑफ अदर कंट्री, इसके अलावा इंडिया की जो कमेटी बनाई गई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी या अदर्स कमेटी है, वो अदर्स कंट्री में गए, दूसरे देशों में गए और वहाँ से अच्छी अच्छी मतलब जो इंडियन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बेटर लगी थी उन्होंने वो सारी चीज़ें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लेकर के आए थे, जिसके बारे में पूरा क्वेश्चन करेंगे हम आगे। वो भी क्या है हमारे लिए सेमिनल रिसोर्सेज है। तो ये सेमिनल रिसोर्सेज आपको इतने हैं। नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग रिसोर्सेज। डेवलपिंग होता है विकासवादी, जो मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं या टाइम के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये इस तरह के रिसोर्सेज में आते हैं अमेंडमेंट जैसे। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी अमेंडमेंट हो चुके हैं। हम मेरा कहने का मतलब कि 103 अमेंडमेंट हमारे क्लियर हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। तो ये अमेंडमेंट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल करते हैं, तो ये एक डेवलपिंग सोर्स का काम करते हैं। इसके अलावा हमारी जो पार्लियामेंट काम करती है, एक्टिंग करती है, रूल रेगुलेशन वही बनाती है, चेंज होते रहते हैं, नए नए आर्टिकल पेश किए जाते हैं, इनके द्वारा ही अमेंडमेंट करवाया जाता है। तो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी क्या है, एक तरह के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है जुडिशियल डिसीजन। अब कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा गया हो और उसके ऊपर कोई केस आ जाए, तो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट हमारी डिसीजन लेती है। तो वो डिसीजन आने वाले टाइम के लिए क्या बन जाता है, बाकी के लिए एक तरह का लॉ का काम करता है। उसको सिर्फ कौन चेंज करता है, सुप्रीम कोर्ट ही चेंज कर सकती है। तो इसलिए वो जुडिशियल डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए जाते हैं, वो भी क्या है, एक तरह की हमारे डेवलपिंग सोर्सेज है। इसके अलावा कन्वेंशंस हैं, परंपराएं जो हैं, हमारे ट्रेडिशन जो चले आ रहे हैं, कन्वेंशन है, वो भी क्या है, एक तरह के हमारे डेवलपिंग रिसोर्सेज का काम करते हैं, जिसके कारण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस आते हैं। तो ये क्या थे, सोर्सेज थे। अब इस सोर्सेज में क्वेश्चन आता है अलग से, जो इस टॉपिक के ऊपर पूछा जाता है। 6 मार्क्स में 99% तक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स के लिए। तो ये इसी में से निकला है, यानी इस टॉपिक को, इफेक्ट ऑफ अदर कंट्री आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका क्वेश्चन बना दिया, इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए बैग ऑफ बोरोविंग। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक उधार लिया गया थैला है, यानी बैग ऑफ बोरोविंग है, यानी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें तकरीबन सारी बातें दूसरे देशों से ली गई है, यानी इंडियन गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब इनका है। तो इसके बारे में दिया गया है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने कम्प्लीटली दूसरा लिया है, हमें जिस जिस कंट्री की जो भी बातें बेटर लगी उनको हमने अडोप्ट किया और इंडियन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस भी किए, कुछ उसमें अमेंडमेंट भी किए गए थे। तो इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि हम दूसरे कंट्री के जो बातें हैं उनको आंख बंद करके कहीं पर भी अडोप्ट नहीं करेंगे, हम क्या है इनको इंडियन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हमने अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें ली गई है। तो अदर कंट्री का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो ये कौन कौन से कंट्री है जिनका इफेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पड़ता है। सबसे पहला है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंग्लैंड का जो संविधान है उसका क्या है इफेक्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्या पड़ा। तो उस समय इंडिया क्या था, ब्रिटेन की कॉलोनी था। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इलेक्ट करवाया था, ब्रिटेन का ही यहाँ पर कमीशन आया हुआ था। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है, सबसे ज़्यादा वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का ही है। जिस तरह से तो कौन कौन सा है, इनको मैंने रेगुलर लिखा, पॉइंट्स में इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। फर्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी संसदीय प्रणाली। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, जिसमें लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए मेंबर ही क्या होते हैं, पावर्स के होते हैं। यानी संसद, पार्लियामेंट जो होती है वो सर्वोच्च होती है, सबसे ऊपर होती है। जो कंट्री का चीफ, जिसको मुखिया जिसको बनाया गया है, वो नाम मात्र का होता है, नॉमिनल होता है वो। जैसे इंडिया के अंदर क्या है, प्रेसिडेंट को बनाया जाता है, हमारा प्रेसिडेंट है वो देश का मुखिया है। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं होता, तो वो क्या है, नाम मात्र का, नॉमिनल है, यानी उसके पास ज़्यादा पावर नहीं है। इसी तरह ब्रिटेन के अंदर है, वहाँ की रानी या राजा जो भी है वो होता है, उसके पास पावर नहीं है, सिर्फ सिग्नेचर वो करता है। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, जिसमें पार्लियामेंट को सबसे ज़्यादा पावर दी गई है, वो किससे लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। अब कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर क्या है,
रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलता। रूल ऑफ लॉ का मतलब कानून का शासन। यहाँ पर जो लॉ बना दिया गया उसी के अकॉर्डिंग क्या है, मतलब वहाँ का रूल रेगुलेशन चलेंगे। तो हमारा भी ब्रिटेन की तरह है, ब्रिटेन सबसे ऊपर रूल ऑफ लॉ के अंदर माना जाता है, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। अब काफ़ी कंट्री ऐसे हैं वहाँ पर लॉ बनाने से पहले वहाँ की परंपराएं वगैरह, ट्रेडिशन वगैरह देखे जाते हैं और चेंज कर दिए जाते हैं इसको। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो रूल बनाए गए उसी के अकॉर्डिंग क्या बनाए जाएंगे, लॉ बनाए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा। ये नहीं कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी उसके अकॉर्डिंग रूल को चेंज किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ भी हमने किससे लिए, ब्रिटेन से लिए। इसके अलावा स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा क्या है, लोकसभा जो कॉमन पीपल है यानी हमारे द्वारा इलेक्ट किए गए पार्लियामेंट के वो मेंबर हैं। दो हाउसेज होते हैं हमारे पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा को क्या है, हम डायरेक्ट क्या है इलेक्ट करते हैं। जैसे हमारी हिसार क्या है एक लोकसभा सीट है और हिसार से क्या है एक मेंबर इलेक्ट होकर के जाता है। तो उस लोकसभा के अंदर फर्स्ट जो होती है, जैसे ये 5 ईयर के लिए इलेक्ट की जाती है, तो उसमें अपने में से एक स्पीकर, इसको हिंदी में सभापति बोलते हैं, इलेक्ट किया जाता है। तो वो जो प्रोसेस है, वो जो प्रोसीड्यूर है, प्रक्रिया है, वो हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ लॉ फॉर्मेशन, कानून बनाने की प्रक्रिया है, वो भी हमने क्या है, लॉ फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। कैसे, जैसे कि हमारे क्या है पहले लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक में क्या है लॉ को भेजा जाता है, फिर उसमें से पास होता है, फिर दूसरे हाउस में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के लिए साइन पे जाता है। तो यही प्रोसेस क्या है ब्रिटेन के अंदर है। वहाँ भी क्या है, दोनों हाउसेज, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दोनों हाउस पास करते हैं। उसके बाद क्या है, वहाँ की जो रानी वगैरह है उसके सिग्नेचर के लिए जाता है। उसके पास पावर नहीं होती, सिग्नेचर उसको करने पड़ते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट को करने पड़ते हैं। तो ये क्या है प्रोसेस हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। इलेक्शन ऑन द बेसिक ऑफ मेजोरिटी। अब मेजोरिटी के अकॉर्डिंग इलेक्शन होते हैं, मेजोरिटी से जीते जाते हैं। मान लो कि 100 वोट हैं आपके किसी इलाके के अंदर और वहाँ से कोई एमएलए वगैरह खड़ा है या कैंडिडेट को इलेक्ट करना है, तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट, चाहे उसको 21 मिले हो, बाकी मेंबर 17, 18 या किसी में भी रह जाते हो, तो 21 जिसको सबसे ज़्यादा मिलता है वो इलेक्ट हो जाता है। और उनके जो मेंबर जो मेजोरिटी बनाते हैं, यानी वो मेजोरिटी बना करके क्या करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी क्या है, लास्ट उसको 543 हमारी सीट्स हैं लोकसभा की, उसमें से जिसको मेजोरिटी मिलती है उन्हीं की गवर्नमेंट बनती है। तो ये मेजोरिटी के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट बनाई जाती है, वो हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया गया। अब ये यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, जो मेन पॉइंट्स है वो बताएंगे आपको। यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, सबसे पहला परिबल, हमारे देश का जो परिबल है, प्रस्तावना है, वो हमने यूएसए से ली है। जिस तरह से हमारे कंट्री की जो परिबल कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज के ऊपर लिखी है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरह से आप देखना काफ़ी बुक्स वगैरह है, एनसीईआरटी की बुक में भी फर्स्ट पेज पे लिखी होती है, तो वो हमने यूएसए से लिए। यूएसए ने सबसे पहले परिबल लिखी थी, उन्होंने लिखा वी आर द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, एज इट इज़ हमने भी ऐसे ही लिखा है। तो परिबल हमने कहाँ से ली है, यूएसए से। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। जो यूएसए हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल फर्स्ट में ही क्या है, बिल ऑफ राइट्स दिया गया है। बिल ऑफ राइट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स से मिलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 12 से लेकर के 36 तक फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें 14 to 32 क्या है उनके बारे में बताया गया। तो ये क्या है 36 नहीं, 36 के में तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आ जाते हैं। तो 35 तक क्या फंडामेंटल राइट दिए गए, वो क्या है हमने किससे लिए गए हैं, यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं, बिल्कुल मिलते हैं। फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, जो न्यायपालिका है उसको निष्पक्ष रखना, स्वतंत्र रखना, उसको फ्रीडम देना, ये भी हमने कहाँ से लिया है, मतलब कि उसके ऊपर किसी भी, चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या किसी भी तरह का सिस्टम हो, उसके ऊपर हमारी एग्जीक्यूटिव का है या लेजिस्लेटिव का किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, यानी जुडिशरी बिल्कुल फ्रीडम मिलनी चाहिए उसको। तो वो सिस्टम हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से लिया है, हमने भी जुडिशरी को फ्रीडम दी है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट। अब सारे तो नहीं है, अमेंडमेंट प्रोसेस है। अमेंडमेंट प्रोसेस इंडिया में 3 तरह की होती है, उसमें से एक अमेंडमेंट जो है जिसके अंदर मेजोरिटी से, क्लियर मेजोरिटी से क्या है पास करके 50% जो स्टेट है उनकी परमिशन की जरूरत होती है, वो काफ़ी रीग्ड होता है, कठोर होता है अमेंडमेंट करना। तो अमेरिका में उसी तरह से अमेंडमेंट किए जाते हैं सारे। तो हमने 3 प्रोसेस में से एक प्रोसेस जो अमेंडमेंट की है वो कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है, यूएसए से ली है। और ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति जो बनाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट जो बनाया जाता है, कैसे बनना चाहिए, कैसे इलेक्ट होना चाहिए, कौन होना चाहिए, वो हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। तो यूएसए से ये 4 या 5 पॉइंट्स आपको लिखेंगे। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा का भी हमारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। सबसे बेस्ट जो है यूनियन जो वर्ड है,
वैसे तो इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम को अपनाया गया। फेडरल सिस्टम होता है जिसमें स्टेट अपनी पावर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, और स्टेट को काफ़ी पावर होती है। सिर्फ 3 इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है, जैसे कि अमेरिका है, एक फेडरल कंट्री है। इंडिया वैसे तो फेडरल कहा जाता है, लेकिन रियल के अंदर हमने क्या है, इंडिया को यूनियन बनाया है। हमारे यूनियन वर्ड का यूज किया गया, फेडरल वर्ड का यूज कहीं पर भी नहीं किया गया। तो जो यूनियन वर्ड हमने लिया है वो कनाडा से लिया है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी जाती है। नेक्स्ट है, इसीलिए इसमें पॉइंट भी लिखा है पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी इसके अंदर जो यूनियन होता है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है। स्टेट गवर्नमेंट को पावर क्या दी जाती है, कम दी जाती है। रेजुडिशरी पावर, रेजुडिशरी पावर वो पावर होती है जिनका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ तब उनके बारे में वो सब्जेक्ट ही ना हो। जैसे कि बता दिया जाए कंप्यूटर के बारे में, साइबर क्राइम है, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें कंप्यूटर ही नहीं थे, तो साइबर क्राइम कहाँ से होगा। तो इसलिए क्या है, इस तरह का कोई इशू आता है तो उसको रेजुडिशरी पावर्स बोलते हैं, यानी ऐसी पावर जो आने वाले टाइम के कारण बनेगी नहीं, तो उसके ऊपर जो पावर दी जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी। तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देना हमने किससे सीखा है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, वहाँ भी ऐसा ही किया गया। और नेक्स्ट है गवर्नर। गवर्नर मतलब राज्यपाल, यानी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, बैंक का गवर्नर नहीं, स्टेट्स गवर्नर जिसको बोलते हैं, जो इलेक्ट होकर के नॉमिनेट होकर के आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो गवर्नर की व्यवस्था है, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, पद है जो गवर्नर का, वो हमने कहाँ से लिया, कनाडा से लिया है। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से भी हमने क्या है, काफ़ी कुछ सीखा है। सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक सिद्धांत, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं, जो डायरेक्ट करते हैं किसको, गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए ताकि हम मतलब पीपल्स को या कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने किससे लिए हैं, आयरलैंड से लिए। नेक्स्ट है नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। तो इंडिया के अंदर भी जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारी राज्यसभा, जो हमारा अपर हाउस है, उसमें 12 मेंबर को क्या करता है, नॉमिनेट करता है। तो वो नॉमिनेट करने की जो प्रोसेस है, या जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, वो हमने किससे लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी का भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा है वो इमरजेंसी पावर के अंदर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 इमरजेंसी पावर दी गई है, आर्टिकल 352 के अंदर, आर्टिकल 356 के अंदर और आर्टिकल 360 में, जो प्रेसिडेंट को है। और ये कहाँ से लिए सीखी है हमने, वाइमर जर्मनी से सीखी है। जर्मनी के अंदर भी वहाँ के प्रेसिडेंट को क्या इमरजेंसी पावर दी गई है। इमरजेंसी पावर में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी सारी पावर पोस्टपोन कर दी जाती है और वो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो ये इमरजेंसी पावर्स होती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। जो सुप्रीम कोर्ट के जज है अगर अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं, किसी तरह का मिसबिहेवियर करते हैं, करप्शन करते हैं, इनकैपेसिटी करते हैं, तो उनको कैसे हटाया जाए, उनको हटाया कैसे जाए, ये जो प्रोसेस है हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से सीखा है, यानी उनको हटाने की, कि उनको भी हटाया जा सकता है। तो इस तरह ये हमने लिया है। इसके अलावा भी दूसरे कंट्री का, जैसे कि फ्रांस का है, उससे फ्रीडम, लोगों को लिबर्टी जो दी जानी चाहिए, फ्रीडम दी जानी चाहिए, वो फ्रांस से सीखा है। तो इस तरह से मेन जो कंट्री यही है। इनके अलावा अदर कंट्री का भी, साउथ अफ्रीका का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन का भी इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से मेन जो बता दिए गए हैं। तो ये 6 मार्क्स के लिए 1 2 3 4 5 6 कंट्री को एक्सप्लेन करेगा, जिसमें भी पॉइंट है, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के 5 या 6 पॉइंट अलग से हैं, यूएसए के लिए 4 या 5 पॉइंट है, कनाडा के 1-2, यानी जो मेन जो हमने कंट्री से बोरोविंग की है, उधार लिए हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो सोर्सेज का टॉपिक होता है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद अमेंडमेंट या जो डेवलप हो रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।